Associate Professor in Chemistry from K.R. Mehta Dayanand College, Faridabad. And my today's topic is organotitanium compounds. इससे पहले हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के 6-7 लेक्चर्स देख चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, बॉन्डिंग के साथ साथ ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स को डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए 1960s से पहले इन्हें ज्यादा नहीं जाना जाता था, लेकिन 1960s में जर्मन साइंटिस्ट के जिगलर ने और इटालियन साइंटिस्ट जी नाटा ने मिलकर टाइटेनियम क्लोराइड और साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिला के इन्होंने एक कैटलिस्ट बनाया, और वो कैटलिस्ट इतना एफिशिएंट था कि वो इथाइलिन का पॉलीइथाइलिन में पॉलीमराइजेशन रूम टेम्परेचर पर और साथ में नॉर्मल प्रेशर पे कराने में पॉसिबल था, और हमें मिलता था हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। और हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन के कंपैरिजन में कहीं अधिक एप्लीकेशंस रखता है। तो इसीलिए इन दोनों के इस वंडरफुल वर्क के कारण और इनकी इस इन्वेंशन के कारण, जो इन्होंने ये नया कैटलिस्ट खोजा, इसके कारण इन्हें 1963 में नोबेल प्राइज भी मिला। तो हम देखते हैं इन्होंने जो ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स लिए वो कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हम पढ़ रहे हैं टेट्रा एल्काइल टाइटेनियम के लिए, और इसकी जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें हम टाइटेनियम हैलाइड, जिसमें आप क्लोराइड या ब्रोमाइड ले सकते हैं, उसकी रिएक्शन एल्कली मेटल यानी कि जैसे सोडियम के साथ आप कोई सा भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, एल्काइल मेटल या फिर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ आप कराते हैं। तो आपको बॉटम में जैसे ही आप ग्रिग्नार रिएजेंट या कोई एल्काइल सोडियम या लिथियम की रिएक्शन आप टाइटेनियम हैलाइड से ईथर में कराते हैं, तो सबसे पहले उस फ्लास्क के नीचे आपको बॉटम पे ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स दिखते हैं, और ये रिएक्शन -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। ये जो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स हैं, पहले इनके ऊपर का जो लिक्विड है, ईथर या जो भी आपने सॉल्वेंट काम में लिया है, उसको एवोपरेट करते हैं। उसके बाद उसमें और ईथर मिलाकर हम -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम कंसंट्रेट करते हैं, मीन्स इसको ऐसे छोड़ देते हैं। हम 78 पे छोड़ देते हैं तो -40 तक क्या होगा, धीरे 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 वो कंसंट्रेट होता जाएगा, अपने आप सॉल्वेंट एवोपरेट होता जाएगा, और आपको मिलेगा येलो कलर का टेट्रा एल्काइल टाइटेनियम। तो ये इसका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। और इसकी जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है उसमें हम टाइटेनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनाइल लिथियम से कराते हैं -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ईथर की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हम क्या देखते हैं, हमें मिलता है फिनाइल टाइटेनियम, टेट्राफिनाइल टाइटेनियम, और जो रूम टेम्परेचर पे खुद डिकम्पोज हो जाता है किसमें, डाइफिनाइल टाइटेनियम और डाइफिनाइल में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लिथियम नियोपेंटाइल या नियोपेंटाइल लिथियम लेके चलते हैं, उसकी रिएक्शन हम टाइटेनियम क्लोराइड से कराते हैं। तो देखिए ये नियोपेंटाइल ग्रुप है, नियोपेंटाइल ग्रुप के साथ लिथियम जुड़ा हुआ है। जब हम इसकी रिएक्शन टाइटेनियम क्लोराइड से रूम टेम्परेचर पे कराते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें आर की जगह यहाँ नियोपेंटाइल मिलता है और टाइटेनियम, तो हम कह सकते हैं टेट्रा नियोपेंटाइल टाइटेनियम मिलता है। साथ में इसकी जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें हम टाइटेनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगेन एक बल्की ग्रुप वाले सब्स्टिट्यूएंट लिथियम डेरिवेटिव के साथ कराते हैं। इसमें हमने ये 4 मॉलिक्यूल्स लिए, लिथियम और ये मिथाइल ट्राइमिथाइल सिलेनियम लिया है। अभी ट्राइमिथाइल सिलेन जो है लिथियम के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसकी रिएक्शन जब टाइटेनियम क्लोराइड से कराते हैं तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिथियम क्लोराइड, ये लिथियम और ये क्लोराइड निकल जाता है, और टाइटेनियम के साथ ये इतना बड़ा बल्की ग्रुप, 4 बल्की ग्रुप जुड़ जाते हैं। तो आर की वैल्यू हम लिखेंगे CH2SiMe3। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि साइक्लोपेंटा डाइइनाइल डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। यहाँ हमने एम जो है वो सोडियम, लिथियम कुछ भी हो सकता है, MC5H5, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसकी रिएक्शन हम टाइटेनियम क्लोराइड से कराते हैं तो हमें मिलता है CP2 मीन साइक्लोपेंटा डाइइनाइल
बिस हो जाएगा ये, क्योंकि 2 है, टाइटेनियम डाई क्लोराइड, और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NCl बाहर निकल जाते हैं। अब इसी को हम बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सॉल्ट लेने के, यहाँ हमने पॉजिटिव नेगेटिव आयनिक सॉल्ट लिया साइक्लोपेंटाडाइनाइल का, लेकिन यहाँ हमने साइक्लोपेंटाडाइइन ली है। साइक्लोपेंटाडाइइन मीन CpH ये लिया, इसकी रिएक्शन हम टाइटेनियम क्लोराइड से कराते हैं तो HCl बाहर हो जाता है और आपको मिलता है Cp2TiCl2। क्योंकि ये रिएक्शन डाइइथाइल अमीन में होती है तो आपको मिलता है डाइइथाइल अमोनियम क्लोराइड साइड प्रोडक्ट मिलता है। अब इन्हीं से जो बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम क्लोराइड सॉल्ट है, इससे आप एल्काइल या एराइल डेरिवेटिव बना सकते हो इन दोनों से। चाहे ये इधर से लो, आप यहां से लो, इसकी रिएक्शन आप RCl या FiCl से करा दो, R या FiCl, FiCl मीन्स फिनाइल क्लोराइड से करा दो, तो Cp2 आपको मिलेगा Cp2 टाइटेनियम और दोनों क्लोरीन की जगह मिल जाएगा R2 नहीं होगा, अगर आपने फिनाइल क्लोराइड से किया तो यहाँ पे डाइफिनाइल डेरिवेटिव भी मिल जाता है। तो ये थी इसकी कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। Organotitanium compounds are highly sensitive and they easily react with oxygen, air and moisture. Similarly, they get decomposed at temperature -60 डिग्री। अगर इसका टेम्परेचर -60 से जरा सा भी ऊपर होता है, मीन्स -50, -40, तो दे गेट इजीली डिकम्पोज। लेकिन हम इसकी स्टेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं बाय मेकिंग एडेप्ट्स विद पिरिडीन, डाइपिरिडाइल या ईथर या डाइऑक्सेन या अमीन के साथ रिएक्शन करा के हम इसका एडेप्ट बना देते हैं, मीन्स एडिशनल प्रोडक्ट बना देते हैं। उससे इसकी स्टेबिलिटी एनहांस हो जाती है, जिसमें अगर हम बात करें 2,2 डाइपिरिडाइल एडेप्ट की, तो अगर टेट्रा एल्काइल टाइटेनियम की रिएक्शन हम 2,2 डाइपिरिडाइल के साथ करा देते तो ये वाले कॉम्प्लेक्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी स्टेबल होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ टेट्रा एल्काइल टाइटेनियम कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोमेटिलेशन। कार्बोमेटिलेशन मीन्स कार्बन और मेटल, मीन्स R और मेटल दोनों ही जाके किसी भी ऑलिफिनिक या एल्काइलिनिक कंपाउंड्स के ऊपर जाके ये ऐड हो जाएं। जैसे आपने ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मीन्स ऑलिफिनिक कंपाउंड लिया, तो इसमें R और टाइटेनियम दोनों, एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड, एक के ऊपर R और एक के ऊपर टाइटेनियम। तो आप कहेंगे क्या ये ऐसे ही जुड़ गया? नहीं, इसके पीछे जो बाकी के 3 R हैं वो इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड कार्बोमेटिलेशन रिएक्शंस। और इन रिएक्शंस में एक्चुअली जब हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस कराते हैं एल्कीन्स का, तो उस समय हम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स भी लेके चलते हैं ऑर्गेनो टाइटेनियम के साथ। तो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स और जब ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, पहले टाइटेनियम और एल्यूमिनियम के बीच में एक ब्रिज कंपाउंड बनता है, उस ब्रिज कंपाउंड के बाद ये वाले कंपाउंड्स बनते हैं। तो पहले कार्बोमेटिलेशन में ये और इसके बाद ये कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ R4Ti लेने के हम बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम डाइक्लोराइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम लिथियम अमाइड से कराते हैं, यानी कि डाइमिथाइल अमीन से कराते हैं। लिथियम इसके अंदर पॉजिटिव है, Me2 नेगेटिव है। इसकी रिएक्शन जब कराते हैं तो दोनों क्लोरीन का स्मूथली रूम टेम्परेचर पर ही सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और आपको मिलता है बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम अमीन कंपाउंड्स, ये डाई अमीन कंपाउंड्स आपको मिलते हैं। सिमिलरली इसकी जो थर्ड टाइप की रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शंस। इंसर्शन रिएक्शंस में आपने बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम एल्काइल हैलाइड लिया, मीन्स टाइटेनियम की 4 वैलेंसी में 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल से, एक R से और X से है। अब जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन इससे कराते हैं तो हम क्या देखते हैं, टाइटेनियम की 2 वैलेंसी पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल, एक पे हेलोजन एज सच रहता है, लेकिन टाइटेनियम और R की जो बॉन्ड है इसके बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड इंसर्ट हो जाता है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं इंसर्शन रिएक्शन। नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन में यहाँ आप देख सकते हैं बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम क्लोराइड में टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है
और जब आप इसका रिडक्शन किसी भी मेटल से, एक्टिव मेटल से लाइक जिंक, सोडियम और मैग्नीशियम से कराते हो तो आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑर्गेनो कंपाउंड्स मिलते हैं Cp2TiCl। यहाँ टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी तरीके से आपको 2 ऑक्सीडेशन या 1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली रिड्यूस हो जाती है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है। और ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज होकर इसमें आ सकती है, तो ये वाले कंपाउंड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं और ये वाले कंपाउंड्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। सॉरी, इनका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। इसी तरह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो और कंपाउंड्स टाइटेनियम के नॉन कंपाउंड्स हैं वो क्या है, बिसाइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम क्लोराइड, साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम डाइक्लोराइड, साइक्लोपेंटाडाइनाइल फिनाइल टाइटेनियम, और ये एक एडेक्ट है जिसमें 2 ईथर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, बिसाइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम, और ये फॉस्फीन ने इसके साथ एडेक्ट कंपाउंड बना रखा है। सिमिलरली अगर आप हेप्टेसिटी 6 बेंजीन ट्वाइस टाइटेनियम लेते हैं तो इसमें भी टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0 होगी। तो इस तरीके से ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं टाइटेनियम के इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और इनकी एप्लीकेशंस को हम एक्सप्लॉइट करते हैं एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा और ये दूसरे का क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। नाउ कम्स स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोटाइटेनियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनोटाइटेनियम कंपाउंड्स में हम क्या देखते हैं, दे आर कंपेरेटिवली लेस स्टेबल देन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनो कंपाउंड्स, जिसमें कि आप मेन ग्रुप के जैसे कार्बन सिलिकॉन, कार्बन वाले ग्रुप के सिलिकॉन जर्मेनियम कंपाउंड्स के अगर आप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स देखते हैं तो वो कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि टाइटेनियम के कंपाउंड्स कंपेरेटिवली लेस स्टेबल हैं। इसका रीजन क्या होता है कि टाइटेनियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 22 एटॉमिक नंबर का, तो इट विल बी 3s2 3p6 3d2 4s2। तो D2 आयन मेटल जो है वो कंपेरेटिवली हाईली रिएक्टिव होता है, और जब ये टेट्रा एल्काइल कंपाउंड बना लेता है, जैसे टाइटेनियम ने 4 बॉन्ड बना लिए, तो अब इसके कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d6 4s2, क्योंकि ये जो शेयर्ड पेयर है इसके ऊपर दोनों का ही राइट होता है। लेकिन 3d6 में भी क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट के कारण ये कम स्टेबल होते हैं। लेकिन जब आप इसका एडेक्ट बना देते हो, मीन्स एडिशनल रिएक्शन का प्रोडक्ट, आप इसके साथ कोई ईथर या अमीन या कोई और इस तरह से डोनर के साथ आप इसकी रिएक्शन करा देते हो, तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d10 4s2 और ये हो जाता है स्टेबल। तो हमने देखा कि जो इसके कंपाउंड्स हैं वो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें रिएक्शंस कौन सी होती है, ज्यादातर इसमें अनस्टेबिलिटी का जो रीजन होता है वो होता है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन के लिए 4 चीजें जरूरी होती हैं। फर्स्ट, बीटा पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप पे बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना मस्ट है। सेकेंड, कोप्लेनरिटी, मीन्स कि जो ये बीटा हाइड्रोजन है, ये दोनों कार्बन और ये मेटल, ये क्या होने चाहिए, एक लगभग कोप्लेनर, एक ही प्लेन में होने चाहिए। नेक्स्ट, वैकेंट सिस साइट, कि जिस साइड ये बीटा हाइड्रोजन है सेम साइड पे मेटल के पास वैकेंट साइट होनी चाहिए, और वैकेंट साइट को हम इस तरीके से स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, हाई रिएक्टिविटी ऑफ D2 और एल्काइल, मीन्स ये जो D2 कॉन्फ़िगरेशन वाला मेटल है या एल्काइल ग्रुप है, इसकी रिएक्टिविटी हाई होनी चाहिए। तो क्योंकि इस केस में ये चारों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसकी हाई रिएक्टिविटी है और ये कोप्लेनर है, इसकी सिस पोजीशन पे वैकेंट साइट भी है और ये एक्टिव एल्काइल ग्रुप भी है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ
ये एक तरह से कंसर्टेड रिएक्शन होती है, मीन्स बॉन्ड ब्रेक होना और बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों रिएक्शन, दोनों स्टेप्स साथ साथ होते हैं। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो देखो मेटल का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन गया, लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। साथ में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके मेटल इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, दोनों जो डबल बॉन्ड बनेगा इसके साथ, तो ये हो जाता है बीटा एलिमिनेशन। तो देखो एल्काइल से जो एल्काइल डेरिवेटिव था उससे क्या बन गया, हाइड्राइड डेरिवेटिव बन गया। अब ये हाइड्राइडो डेरिवेटिव है, ये हाइड्राइडो डेरिवेटिव में इजीली ये जो एल्कीन है ये एलिमिनेट हो जाती है और आपको ये एल्कीन प्लस हाइड्राइडो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलता है। तो ये आपने देखा कि जहां बीटा हाइड्रोजन है वहीं पे ये रिएक्शन हो पा रही है। तो दिस इज द ओनली रीजन कि जब टाइटेनियम के साथ 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं तो दिस इज मोर स्टेबल देन इथाइल, टेट्रा इथाइल। क्यों? क्योंकि टेट्रा इथाइल में आपको बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन मिलती है, तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। इसी तरीके से अगर आप मिथाइल की जगह नियोपेंटाइल ग्रुप ले लेते हैं टाइटेनियम के साथ, ये 4 ग्रुप लेते हैं, तो ये भी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये अल्फा, ये बीटा, बीटा के पास हाइड्रोजन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो बीटा एलिमिनेशन भी नहीं होता। और यही कारण है कि अगर आप टेट्राफिनाइल कंपाउंड लेते हो तो यहाँ देखिए इसके पास भी रिएक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का एग्जाम्पल। बॉन्डिंग ऑफ टेट्रा किस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल टाइटेनियम की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे? इसमें 4 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए ये टाइटेनियम, इसमें 2 की हेप्टिसिटी होती है 5, मीन्स 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इससे जुड़े हुए हैं, और 2 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल की हेप्टिसिटी होती है 1। तो अब आप देखो कि ये एक D2 कॉन्फ़िगरेशन वाला मेटल था, इसने 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है D4, लेकिन अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये इन दोनों के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, और ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, और इसका ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है 3D10। Now comes applications of organotitanium compound. Organotitanium compounds, as we know that they are used in Ziegler-Natta catalyst. Ziegler-Natta catalyst is nothing but it is the mixture of titanium chloride and organoaluminum compound. Because these compounds are very much अनस्टेबल, तो हम इनको इन सीटू मीन्स जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, हमें यहाँ किसी की रिएक्शन करानी है, तो हम पहले इसी टेस्ट ट्यूब में इसको जिगलर-नाटा कैटलिस्ट को या ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड को पहले इसी में बनाते हैं, फिर जिससे रिएक्शन करानी है हम उससे रिएक्शन कराते हैं। तो ये जनरली हम काम में लाते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल टाइटेनियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम को हम जनरली काम में लाते हैं। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स रूम प्रेशर के ऊपर ही पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो होती है, तो हम इसमें कुछ चेंजेस करके या मॉडिफिकेशन करके हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को काफी एनहांस कर सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं बिसाइक्लोपेंटाडाइइनाइल टाइटेनियम इथाइल क्लोराइड के साथ मिक्सचर ले सकते हैं हम इथाइल डाइक्लोरो एल्यूमिनियम का, या हम ले सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल टाइटेनियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम डाइइथाइल क्लोराइड। इसके अलावा आप Cp2TiCl2 के साथ आप ले सकते हैं AlEtCl2। तो इस तरीके से आप ये तीनों मिक्सचर भी जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की तरह ही काम में ला सकते हैं, जिससे रिएक्शन मेनी फोल्ड्स जो है इंक्रीज हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन। और इसका जो इन सीटू प्रिपरेशन होता है वो हम कैसे करते हैं, उसी वेसल में, जिस वेसल में आपने इसकी रिएक्शन करानी है, हम हाइड्रोकार्बन में टाइटेनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं और मिक्स कर देते हैं ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, और फिर वो
सब्सटेंस जिससे हमने इसकी रिएक्शन करानी है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है। कैसे? फर्स्ट स्टेप में सपोज दिस वन इज टाइटेनियम क्लोराइड और ये इसकी वैकेंट साइट को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले स्टेप में होता है इसका एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होगा? और ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड इसको एक एल्काइल ग्रुप देगा और इसका एक क्लोरीन अपने पास ले लेगा। तो ये बन जाएगा Al(Et2Cl) और एक वैकेंट साइड के ऊपर बन गया इथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप आ गया। तो आप देखेंगे हालांकि वैकेंट साइड पे आया लेकिन इसने इसमें से एक क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, इसलिए वो क्लोरीन पहुंच गया यहाँ। तो एक वैकेंट साइड सब्स्टिट्यूट हो गई, इधर से यहाँ पे आ गई, इसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई। अब हम इसकी रिएक्शन इथाइलिन से कराते हैं। तो ये इथाइलिन इस वैकेंट साइट के ऊपर जुड़ता है इस तरीके से। ये देखो ये इथाइलिन जुड़ गया, यहाँ इसकी हेप्टेसिटी होती है 2। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। कैसे? कि ये जो इथाइलिन है ये अपने इस कार्बन का बॉन्ड टाइटेनियम से और इस कार्बन का बॉन्ड इस अल्फा कार्बन से बनाता है। तो ये देखो ये बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है जिसमें ये टाइटेनियम इस कार्बन से और ये वाला कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाता है। इसमें ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। तो इसमें आप देखो ये टाइटेनियम ने इस कार्बन से बॉन्ड बना रखा है, इस कार्बन ने इसके साथ। तो जब ये वाला बॉन्ड, ये एक बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा तो ये टाइटेनियम इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ एक ही सिंगल बॉन्ड, फिर ये वाला कार्बन और इसके बाद ये कार्बन। तो साथ में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये वाला बॉन्ड। एक ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ये कार्बन, और ये पूरी चेन इन दोनों के बीच में जाके इंसर्ट हो जाएगी। तो देखो ये पूरा, ये जो टाइटेनियम का ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन था तो ये नंबर 2, और नंबर 2 कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया? इसके साथ। तो ये आपका CH2CH3 मीन्स ये जो CH2CH3 था ये ऊपर चला जाता है और इस CH2 और इस टाइटेनियम के बीच में ये पूरा इथाइलिन आ जाता है। ये वैकेंट साइड अगेन आपको अवेलेबल हो जाती है, ये अगेन इथाइलिन मॉलिक्यूल के साथ इसी तरीके से बॉन्ड बनाता है, फिर अगेन इसमें रीअरेंजमेंट होता है और ये कंपाउंड बनता है। इस तरीके से एक बार स्टेप, एक CH2 मीन्स इथाइलिन ग्रुप इस कार्बन और टाइटेनियम के बीच में इंसर्ट होता जाता है और ये पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन प्रोसीड करती जाती है। और हम जानते हैं HDP की बहुत ज्यादा मीन्स हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन की एप्लीकेशंस कहीं ज्यादा हैं लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन से। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड इज एंटी कैंसर ड्रग। हम इस कंपाउंड को साइक्लोपेंटाडाइएनाइल, बिसाइक्लोपेंटाडाइएनाइल एंड दिस डाई एसीटेट को हम आज की तारीख में कहीं कहीं काम में लाते हैं एंटी कैंसर ड्रग की तरह। हालांकि पहले इसको काम में लिया जाता था बिसाइक्लोपेंटाडाइएनाइल टाइटेनियम डाइक्लोराइड को, लेकिन इसकी एंटी कैंसर एक्टिविटी जो है काफी कम होती है। तो अब इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके दोनों क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया हमने RCOO ग्रुप से। लेकिन फिर भी इस कंपाउंड की अभी भी जो एंटी कैंसर एक्टिविटी है वो सिस्प्लैटिन, ये एक वेल नोन एंटी कैंसर ड्रग है। सिस्प्लैटिन, प्लेटिनम के साथ 2 NH3 और 2 क्लोरीन, दोनों क्लोरीन सिस पोजीशन पे है। तो अभी हम एक्चुअली इसको काम में लाते हैं, लेकिन पहले इसके ऊपर भी टेस्टिंग हुई थी और उसके बाद उसकी एक्टिविटी को इम्प्रूव किया गया इसकी हेल्प से। लेकिन अभी भी इसकी एंटी कैंसर एक्टिविटी सिस्प्लैटिन के कंपैरिजन में कम है, तो हम सिस्प्लैटिन को काम में लाते हैं। नेक्स्ट इज थिन फिल्म कोटिंग। जो टाइटेनियम क्लोराइड है, कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड, इसकी एब्रेसिव या इसकी हार्डनेस जो है वो ऑलमोस्ट डायमंड के कंपैरिजन में उसके ऑलमोस्ट बराबर है। डायमंड की टेंडेंसी होती है या उसकी वैल्यू होती है 10 मो स्केल के ऊपर, लेकिन टाइटेनियम कार्बाइड की 9 to 10। तो बहुत सारी फर्नेसेस में इनर लाइनिंग के लिए या बियरिंग्स, जहां बॉल बियरिंग होती है, जहां बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, वहां पे हम उसके ऊपर 2 माइक्रोमीटर या 6 माइक्रोमीटर तक की हम कोटिंग कर देते हैं टाइटेनियम कार्बाइड की। लेकिन टाइटेनियम कार्बाइड की कोटिंग कैसे करें, इसको बनाए कैसे? तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम टेट्रा इथॉक्सी टाइटेनियम कंपाउंड लेते हैं, इसके ऊपर हम नियोपेंटाइल लिथियम की रिएक्शन कराते हैं। ये नियोपेंटाइल लिथियम,
अब इसके 4 मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये देखो टाइटेनियम के चारों वैलेंसी पे कौन जुड़ गया, 4 नियोपेंटाइल ग्रुप CH2 C CH3 CH3 CH3, फिर ये CH3 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 और ये CH2 सेम वे में चारों तरफ नियोपेंटाइल ग्रुप जुड़ जाते हैं और ये काफी स्टेबल भी होता है। क्यों? क्योंकि इसके देखो बीटा पोजीशन पे जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें बीटा एलिमिनेशन नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं, इसको जब गर्म करते हैं तो इसमें से 2 पेंटेन नियोपेंटेन के मॉलिक्यूल्स, जैसे एक ये नियोपेंटेन यहां से चला जाए और एक ये नियोपेंटेन यहां से चला जाए, इसमें से 2 नियोपेंटेन के मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, एक ये और एक ये। तो अब देखो इसको बाहर निकलने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि ये CH2 है, इसको भी बाहर निकलने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि ये भी CH2 है। तो ये क्या करता है कि इससे यहां से एक हाइड्रोजन लेके इधर इसके पास चला जाता है, तो ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा। सिमिलरली इसका अगर ये कार्बन हाइड्रोजन इसको दे देता है, सॉरी ये वाला अगर कार्बन इसको एक हाइड्रोजन दे देता है तो इसके पास एक कम हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड बना लेगा इस टाइटेनियम के साथ। तो देखो 2 मॉलिक्यूल्स हमने नियोपेंटेन के बाहर कर दिए C5H12 के। अब क्या बचा, टाइटेनियम, ये जो नियोपेंटेन एक साइड से जुड़ा हुआ था इसी का एक कार्बन और जुड़ गया, ऐसे ही इधर जो जुड़ा हुआ था इसका एक कार्बन और जुड़ गया। तो अब ये क्या बन गया, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो ये देखो ये एक आइसोब्यूटीन यहाँ से बाहर चला जाएगा और एक आइसोब्यूटीन यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो इसकी ये वैलेंसी फ्री होगी, इधर से इसकी वैलेंसी, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर इसकी ये वाली वैलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन की ये वैलेंसी, ये दोनों डबल बॉन्ड बना देंगे, तो ये क्या बाहर चला जाएगा, आइसोब्यूटीन। तो बचेगा क्या, ये CH2 टाइटेनियम और ये CH2। तो देखो CH2 ये टाइटेनियम और ये CH2, इसकी ये वैलेंसी फ्री है, इसकी ये वैलेंसी फ्री है। ये जाके जिस भी चीज के ऊपर आप कोटिंग करना चाहते हो, ये जाके दोनों कार्बन उसके साथ जुड़ जाते हैं और एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना देंगे। जैसे ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक CH2 और बीच में टाइटेनियम, ये इस तरह से जुड़ जाते हैं। अब जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाती है और टाइटेनियम कार्बाइड उसके ऊपर कोटिंग की तरह जम जाता है। और इस तरह से जब हम थिन फिल्म कोट करते हैं, इसको हम कहते हैं मेटल ऑर्गेनो केमिकल वेपर डिपोजिशन। क्या नाम होता है इसका, M फॉर मेटल, O फॉर ऑर्गेनिक, C फॉर केमिकल, V फॉर वेपर, D फॉर डिपोजिशन। तो इस प्रोसेस को हम MOCVD भी कहते हैं और इससे हमें बेस्ट क्वालिटी का यूनिफॉर्म कोटिंग मिलती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर आप इसकी कोटिंग करना चाहते हो, और उसमें एक प्रॉपर्टी नई डेवलप हो जाती है हाईली एब्रेसिव की। मीन्स आप उसको कटिंग टूल की तरह भी, जैसे आप सीजर है, सीजर की आप एज के ऊपर कर देंगे तो उसकी एज, अब कितनी भी हार्ड चीज को आप कट कर लो लेकिन उसकी एज खराब नहीं होगी क्योंकि उसकी एज के ऊपर आपने एक हाईली एब्रेसिव सब्सटेंस की कोटिंग कर दी है, या बॉल बेयरिंग में हम इसकी कोटिंग कर देते हैं। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड्स एंड आई पे माई बंडल्स ऑफ थैंक्स टू यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।